जय हिंद दोस्तों। आज हम 24 अगस्त 2021 को जो पैट का पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 1 का मास्टर सेट सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्या है, क्या सही क्रम है? तो शेरशाह सूरी, दूसरा है अकबर, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है इल्तुतमिश। तो तुम्हें पता है कि इल्तुतमिश सल्तनत काल में था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में था, उसके कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। इसके बाद ये खिलजी वंश का था, अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद शेरशाह सूरी के टाइम पर शेरशाह सूरी था हुमायूं के टाइम पर। तो उसके बाद दूसरा जो है अकबर, उसके बाद अकबर आता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। फोर्थ पहले है, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा पहले का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो पहला ऑप्शन है तुकाराम, दूसरा ऑप्शन है चैतन्य और सी ऑप्शन है नामदेव और डी ऑप्शन है शंकराचार्य। तो इसमें तुकाराम जो थे वो ये जो संत तुकाराम थे वो शिवाजी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये पहला है ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड बारन हास्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन और अगला है ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो सबको पता होगा कि लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन तो बाद में हैं, 78 और 1778 और 80 के आसपास की बात है। इसका जो सही आंसर है वो लॉर्ड बारन हास्टिंग है। जो प्लासी का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद तुरंत पहला जो गवर्नर जनरल बना था, गवर्नर जनरल बंगाल का जो था, बंगाल का, वो लॉर्ड बारन हास्टिंग था। क्वेश्चन नंबर 4 है, चरक संहिता संबंधित है? तो ऑप्शन ए है राजनीति से, ऑप्शन बी है चिकित्सा से, ऑप्शन सी है वास्तुकला से, ऑप्शन सी है गणित से। तो चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। ये चरक थे, एक वैद्य थे, उन्होंने चरक संहिता लिखी थी, तो चिकित्सा से संबंधित है। अगला 5वां सवाल है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कह रहा है कि ऑप्शन ए है BC 261 कलिंग युद्ध हुआ था, ये बात सही है बिल्कुल। अगला AD 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी, जो कनिष्क राजा था, कनिष्क राजा जो था, कुषाण वंश का जो कनिष्क राजा था, उसने 78 AD में शक संवत की शुरुआत की थी, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि AD 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई, तो ये भी ठीक है। लेकिन ये औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी और यहाँ पर 1709 लिखा है, तो यही ऑप्शन गलत है, मतलब कि डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, इनमें से किसी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। पहले ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है WC बनर्जी, ऑप्शन बी है WC बनर्जी और ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता और ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी इन्होंने ही जो सबसे पहले भारत में हिसाब लगाया था कि एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो इन्होंने 20 रुपये बताया था। सबसे पहले इन्होंने ही आय का हिसाब लगाया था भारत में। 7वां सवाल है, तो 6वें का आंसर ये दादा भाई नौरोजी होगा। 7वां सवाल है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, जिन्हें बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है। अगला है तिलक और लाला लाजपत राय, सी वाला है तिलक और बिपिन चंद्र पाल और डी वाला है तिलक और अरविंद घोष। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक इसका सही आंसर है। 8वां सवाल है कि ब्रह्म समाज कह रहा है कि निम्न का मिलान कीजिए। तो ब्रह्म समाज सबको पता होगा कि राजा राममोहन राय, तो पहले का ए का 3 आएगा। अब ए का 3 आएगा तो ऐसे ऑप्शन 3 है BCD, अब इसमें भी देखना होगा मैं। तो दूसरा है रामकृष्ण मिशन जो दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन की जो शुरुआत की थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी, क्योंकि रामकृष्ण जो एक संत थे रामकृष्ण, उनके परमहंस नाम था, इनका पूरा नाम रामकृष्ण परमहंस, तो इनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला है आर्य समाज की स्थापना जो थी दयानंद सरस्वती ने की थी। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। तो इसका आंसर होगा सी आंसर होगा कि 3, 1, 2 और 5। अगला सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तब दिया था।
डू और डाई, करो या मरो। अगला सवाल है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? जब सुभाष चंद्र बोस ने 1939 की बात है, 1939 की, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद पर प्रस्ताव किसके नाम दिया गया? तो यहाँ पे है, पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है पट्टाभी सीतारामैया, अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अगला है JB कृपलानी। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रस्ताव दिया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? तो ये तुम्हारा करंट का सवाल है, तो ये चेनाब नदी पर है। कहाँ पर है? ये चेनाब नदी पर है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 12, बसंत विश्व क्या होता है या कब होता है? बसंत विश्व कब होता है? तो पहला आंसर है इसका 21 मार्च, अगला 18 जून और सी ऑप्शन है 23 सितंबर और डी ऑप्शन है 22 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है 21 मार्च। 21 मार्च बसंत विश्व होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान में खेतीली परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन होगा तांबा, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला ऑप्शन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो काजीरंगा के नाम से सबको पता होगा, जहाँ पे ये काजीरंगा जो असम में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? कावेरी नहीं है, सबको पता है, साउथ की है, गंगा हिमालय की है, ब्रह्मपुत्र हिमालय से है और गोदावरी इसी साउथ की है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड मतलब कि 15 का आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ है। तो बैंक दर का अर्थ है कि देश के जो केंद्रीय बैंक हैं, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। मीन्स जो हमारे देश की जो सबसे बड़ी बैंक है, जो बैंकों का बैंक कहा जाता है, RBI हमारी केंद्रीय बैंक है हमारे देश की, भारत की, और इसके द्वारा जो ब्याज ली जाती है अन्य बैंकों से, उसको बोलते हैं बैंक दर। तो इसका आंसर डी वाला सही होगा। अगला सवाल है, यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे, अगर जो नगद कोषानुपात है अनुपात को घटा देती है, मीन्स जो नकदी होती है उसको घटा देती है, तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? तो साख सर्जन क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या होगी? साख सर्जन बढ़ जाएगी। इसके बाद अगला सवाल, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ये पूंजीवादी होती है, सीधी सी बात है कि वो कैपिटल को कमाते हैं लोग। अगला सवाल है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो 100 रुपये का नोट RBI के गवर्नर के द्वारा होता है। लेकिन 1 रुपये के नोट की बात करते हैं तो वहाँ पर वित्त विभाग से संबंधित होता है, वो वहाँ पर RBI के गवर्नर का ना होके वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उसका साइन होता है 1 रुपये के नोट पर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में? तो ये राज्य सूची में है। अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, मूल अधिकारों के अंतर्गत है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत है, यानी में से किसी में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी। ये DPSP बोलते हैं इसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये अनुच्छेद आर्टिकल भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में दे रखा है ग्राम पंचायत के बारे में। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 21A में दे रखा है, 21A में दे रखा है। निम्न में से किसने, अगला सवाल है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर या BN राव? तो ये जवाहरलाल नेहरू रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो जवाहरलाल नेहरू रखा था। 1946 की बात थी, 1946 की बात थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, देखो 21 तो जीवन से संबंधित है, 24 बालाश्रम से संबंधित है
और 29, 25 से लेके 30 तक जो है सारे अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित से संबंधित हैं। तो इसमें आंसर हमारा सी वाला होगा। आंसर मतलब अनुच्छेद 29 आर्टिकल 29। अगला सवाल है, ठोस चालक में धारा वाहक होता है। जो ठोस चालक होता है, जो सॉलिड कंडक्टर होता है, उसमें धारा जो करंट है किसके द्वारा बहता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष। तो जो प्रकाश वर्ष है वो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई है। जो लाइट ईयर है, लाइट ईयर वो एक साल में प्रकाश के द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। और प्रकाश इस लाइट की स्पीड बात करते हैं तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका आंसर बी वाला होगा, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला सवाल है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो क्योंकि पता है कि 24 कैरेट जो कि 24 कैरेट प्योर सोना होता है, तो 18 कैरेट का अगर परसेंट निकालेंगे तो 75 आएगा, 75% आएगा, 75%। अगला सवाल है, संतरे में बहुतायत में पाया जाता है। तो संतरे तुम्हें पता होगा कि खट्टा होता है संतरा, और खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। अगला सवाल है 31, रूट क्वेश्चन मार्क है अपॉन 196 है इक्वल टू 72/56। तो यहाँ पे रूट की जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ एक्स मान सकते हैं, और जब हम इसका स्क्वायर जब इसका अंडरूट हटाते हैं इधर से तो दूसरी साइड में स्क्वायर आ जाता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर वहाँ पर 324 आएगा, 324 आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ 885 × 885 × 885 प्लस 115 × 150 प्लस इंटू 115 इसी तरह नीचे दे रखा है। तो ये हुआ AQ, ऊपर जो हुआ वो AQ प्लस BQ अपॉन नीचे हुआ AQ, ये नीचे है A² प्लस B² माइनस AB। तो ये कि आइडेंटिटी होती है, और आइडेंटिटी से काट के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ये 100 आ जाएगा, A प्लस B आ जाएगा बराबर में, तो ये D आंसर होगा इसका, 1000 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 1000 आएगा। अगला सवाल है, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 इसके बराबर है। तो इसको रेशनलाइज द एक 9th क्लास के CBSE बोर्ड में 9th क्लास में चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो उसमें हम देखेंगे उसके हिसाब से ये सवाल दिया गया कि यहाँ पर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर मेथड से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा आंसर इसका बी होगा 4 माइनस √15। अगला सवाल है 34, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। 30% उसका जो टीवी सेट है उसका मूल्य 30% घटाया तो उसकी जो बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्त दुकानदार की आय है वो 16% घट जाएगी। अगला सवाल है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 है। 4 खिलाड़ियों की औसत जो एज है वो 18.5 है। तो अगर उसका एज योग निकालना है तो सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर होता है। एवरेज इंटू नंबर मीन्स योग इक्वल टू औसत इंटू संख्या। तो उसको 18.4 से 18.5 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका योग आ जाएगा। फिर अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर ली जाए, जब कोच भी शामिल हो जाएगा तो 5 लोग हो जाएंगे, तब संख्या 5 हो जाएगी। तो औसत आय 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र बताओ, तो इसकी जो कोच की उम्र है वो 37 वर्ष आ जाएगी। अगला सवाल है, एकल का विलोम शब्द है। तो एकल ऑप्शन ए है बहुल, ऑप्शन बी है पर्याप्त, ऑप्शन सी है उपयुक्त और ऑप्शन डी अकेला। तो यहाँ पे एकल का जो विलोम होगा, विलोम एंटोनियम पूछा तो ये बहुल होगा, बहुल। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प, तो यहाँ होगा अहंकार। दर्प का जो पर्यायवाची, दर्प माने अहंकार होता है, घमंड, ईगो जिसको बोलते हैं। ये सिनोनियम पूछा गया। अगला सवाल है, मन को हरने वाला वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द बताइए। तो मन को हरने वाला क्या होगा? मनोहर, मन को हरने वाला। अगला सवाल है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पे सीधी सी बात, गागर में सागर मतलब थोड़े से में बहुत ज़्यादा आ जाना, थोड़े में बहुत कहना। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा ये गलत है। अगला बी वाला महत्वाकांक्षा ये भी गलत है, और ये सी वाला महत्वाकांक्षा ये ठीक है। महत्वाकांक्षा, तो क्वेश्चन इसका सी वाला ऑप्शन ठीक होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है। पहले इसको क्या करना पड़ेगा कि ये वीडियो को पॉज करके ये तुम्हारा ये पैसे दे रखा है, इसको पढ़ेंगे, फिर इसके आंसर मिलेंगे। तो 41 का आंसर सी है, और 42 का आंसर डी है, 43 का आंसर सी है, 44 का आंसर सी है, 45 का आंसर सी है, ओपेक। क्योंकि यहाँ पे ये 45 वाला एंटोनी ने पूछा है ट्रांसपेरेंट माने जिसमें से आर पार दिखता हो, पारदर्शी। तो यहाँ पे 45 का जो सी आंसर होगा ओपेक। ओपेक माने होता है पारभासी, मतलब ओपेक। ट्रांसपेरेंट का उल्टा ओपेक होगा। और 44 में सिनोनियम पूछा है, तो फेमस का उल्टा, फेमस का जो सिनोनियम है, सिनोनियम पर्यायवाची, वो पॉपुलर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 46। यहाँ कह रहा है पक्षी विज्ञानी पक्षी संबंधित है, तो नर विज्ञानी किससे संबंधित है? नर माने नर से मतलब है, मतलब कि मानव विज्ञान, तो यहाँ पे मानव आएगा। अगला 47, क्वेश्चन नंबर 47 है। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। ठीक है, दही, मक्खन, पनीर। अब देखो दही, मक्खन, पनीर सारे क्या है? मिल्क प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, लेकिन जो तेल है वो तिलहन से आता है, तो ये अलग होगा, सी वाला सही है इसमें। किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को इस तरह जो भी लिखा है ये लिखा जाता है, और इसी कूट को इस तरह फिर किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा। अगला, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने देखा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंध है? तो इसमें बुआ आएगी। रीता जो निखिल की बुआ है। अगला सवाल है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है, तो इसमें 5 आएगी, 5 सोमवार आएंगे। अगला सवाल है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो अगरतला में हुआ है, चेन्नई में हुआ है, रांची में हुआ है, पटना में नहीं हुआ। लाइट हाउस परियोजना का जो क्रियान्वयन है वो पटना में नहीं हुआ है। अगला सवाल है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? सबसे मजबूत ब्रांड है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा रिलायंस जियो। अगला सवाल है, परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई है? तो यहाँ पे बोल्ड परियोजना है, बोल्ड की फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। तो ये जो बोल्ड परियोजना है वो कहाँ शुरू हुई है? तो ये राजस्थान में शुरू हुई है, संयुक्त राष्ट्र। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन बना? तो ये घाना है। ये करंट अफेयर का सवाल है, ऊपर वाला भी करंट अफेयर का सवाल था। अभी ये जो करंट अफेयर के सवाल चल रहे हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 51 से करंट अफेयर के सवाल हैं, तो इसका आंसर घाना है। सबसे पहले जो वैक्सीन ली थी वो घाना ने ली थी। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यहाँ पे शिरीषा बांदला, ये भी करंट का सवाल है। ये क्या है? शिरीषा बांदला। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो ये सुमित मलिक थे, सुमित मलिक। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? ये हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की थी, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UIDSE प्लस शुरू किया गया? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया, शिक्षा मंत्रालय ने। अगला सवाल है 59, क्वेश्चन नंबर 59, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये सारे करंट के सवाल चल रहे हैं। यहाँ पे विराट कोहली को किया था, वीवो ने, स्मार्टफोन निर्माता जो कंपनी है वीवो, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को घोषित किया था, नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है 60, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू किया है। अगला, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो ये 5 करते हैं। अगला है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो ये सान जोस है। कोस्टा रिका की राजधानी सान जोस है। अगला सवाल है यहाँ पे, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो लक्षद्वीप की जो भाषा है मलयालम है, और यहाँ पे 90% लोग जो है मुस्लिम कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, यहाँ के जो लक्षद्वीप रहने वाले हैं। यहाँ पे एक नवोदय विद्यालय भी है, मिनीको द्वीप है, वहाँ पे एक नवोदय विद्यालय भी है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में करीब
36 के आसपास द्वीप हैं जिसमें कि 9 पर लोग रहते हैं। अगला नंबर है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 552, तो ये 552 है, अधिकतम संख्या 552 है। अगला सवाल है 65, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, और 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक हमारे देश में हिंदी पखवाड़ा भी मनाया जाता है, जिसमें कि हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। कवि सम्मेलन किया जाता है, निबंध राइटिंग की जाती है, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उसको हिंदी पखवाड़ा बोलते हैं। पखवाड़ा मतलब 14 दिन का होता है, 14 या 15 दिन का बोल सकते हैं, फोर्टनाइट। तो ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो नेपाल है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, और म्यांमार नहीं है। जो सार्क का सबसे जो अंतिम वाला सदस्य है वो अफगानिस्तान है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर म्यांमार है। म्यांमार जो सार्क का सदस्य नहीं है। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस भारतीय राज्य के केंद्रशासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये ओणम जो है वो केरल में मनाया जाता है। ओणम जो है वो केरल में मनाया जाता है, केरल में। और जो पोंगल है, पोंगल वो तमिलनाडु का है। इसके बाद अगला सवाल है 69, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो यहाँ पे बुध, जो बुध है, मरकरी जो प्लेनेट है वो सबसे पास में है सूर्य के। अगला है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई कौन था? नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि जिन्हें 1913 में इन्होंने 1912 में इन्होंने किताब लिखी थी गीतांजलि, उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, 1913 में मिला था ना गीतांजलि के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें ही गुरुदेव कहा जाता है, इन्होंने ही राष्ट्रगान लिखा था, भारत का भी लिखा था और बांग्लादेश का भी लिखा था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये पैराग्राफ दे रखा है, हिंदी का पैसेज है, इसको पढ़ सकते हैं और इसके आंसर। तो 71 का आंसर जो कह रहा है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन है मानव जाति के विकास के लिए, तो ये इसका सही आंसर होगा, मानव जाति के विकास के लिए शांति आवश्यक है। अगला सवाल है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। अगर हिंसा करोगे, डर रखोगे तो भी शांति नहीं होगी। आत्मीयता और समीपता वो अलग चीज़ होगी थोड़ी सी। परिश्रम और ज्ञान ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ सबसे अच्छा जो कि पैसेज के अनुसार आंसर देना है, तो पैसेज के अनुसार जो अहिंसा पर जोर दिया गया, अहिंसा और प्रेम। अगला सवाल है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? अहिंसा से। किसी को मारना नहीं है। अहिंसा का मतलब होता है कि हमें हथियार का यूज नहीं करना, मारना नहीं, मारना पीटना नहीं है, आराम से उसको समझाना है, लिबरल होके। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र के लिए स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी वाला सही होगा, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। अगला सवाल है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची है? उपयुक्त पर्याय है, नितांत का मतलब होता है बिल्कुल, पूरी तरह से, नितांत का मतलब पूरी तरह से। अगला सवाल है, यहाँ भी एक पैसेज दे रखा है हिंदी का ही, तो इस पहले का आंसर जो 76 है उसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर। 77 का आंसर है, ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। अगला है 78 का आंसर है ए ऑप्शन सही है, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। 79 वाला क्वेश्चन है, हस्तामलक सबसे अपरित है? हस्तामलक से मतलब है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। और क्वेश्चन नंबर 80 है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आस है? वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से क्या आस है? तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन, इसका जो अर्थ है वह स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। और इसके मैंने केवल 80 क्वेश्चन जो जीएस रीजनिंग और करंट अफेयर से संबंधित थे, इंग्लिश हिंदी के थे, वो डिस्कस किए हैं। बाकी मैथ के इसमें भी कुछ क्वेश्चन थे और आगे भी जो 20 क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस नहीं किए। उसका डिस्कशन देखने के लिए मेरी अलग से क्लास चल रही है, यूपी लेखपाल मैथ्स क्लास, उसको आप देख सकते हैं।